हाय, आई एम विष्णु सोनी। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा आप लोगों ने लेसन फर्स्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द लिविंग किंगडम, लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, उसके हम लोगों ने सम टॉपिक डिस्कस किए थे। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग बींग्स। आगे हम लोगों के कंटिन्यू रनिंग में जो टॉपिक चल रहा था, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रनिंग में टॉपिक जो हमारे कौन सा चल रहा है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। और इसके अंदर बेटा हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ग्रोथ थी उसको डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग हम लोगों के पास 3 प्रॉपर्टी है, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी थर्ड, वो है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? क्वेश्चन पुट अप होता बेटा हमारे पास, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन का जो टोटल होता है वह टोटल सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। और उन केमिकल रिएक्शन को, टोटल केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म लिविंग बींग्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि इसके कोई भी एनी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की कैपेबिलिटी क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। नॉन लिविंग के कभी भी मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे ग्रोथ कुछ हम लोगों ने देखी थी, कुछ नॉन लिविंग के द्वारा भी ग्रोथ रिप्रेजेंट होती है, इसलिए वो नॉन डिफाइनिंग था। फिर हम लोगों ने एक्सेप्शन बात की थी कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी कुछ आप लोगों के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे लाइक मोल्स, उसके बाद स्टेराइल ह्यूमन कपल, है ना, वर्कर वीज, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सम जिनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता था? एब्सेंट होता था। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ऐसा यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में नहीं होता। ऐसा कोई भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट नहीं करते हो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये यूनिवर्सली प्रॉपर्टीज है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है, इसलिए सो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी के अंदर, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आती है, जैसे अभी मैंने बोला था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ना हार्मोन्स का सीक्रेशन, तो ये डिफरेंट जो मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होती हैं, उन बॉडी के अंदर होने वाली उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है, उनको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर उनका डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं वो इक्वल टू होती है बेटा जो बॉडी के अंदर, बॉडी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनकी इक्वल होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो कंडीशन में, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम लोगों ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट कराया, केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट हुई, वो केमिकल रिएक्शन क्या लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी? तो वो बेटा बायोलॉजिकल तो है, लिविंग तो नहीं है, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि जिस तरह से लिविंग बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, सेम लाइक वह मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब के अंदर कंप्लीट होती है। सो इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ तो है। आगे चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरियाज हो या आप लोगों के एल्गी हो, तो हर ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग आज इस मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी के अंदर नोट करते हैं। फर्स्ट तो बेटा क्या है? it is a
defining properties. It is a defining property because no exceptions of its, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ द केमिकल reactions occurring in our body is known as metabolism, is known as metabolism। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं पॉइंट, वो है all living organisms both unicellular and multicellular exhibit प्रदर्शित करेंगे एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, नो नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट सो मेटाबॉलिज्म। ये जस्ट बोला था अपन लोगों ने कि ऐसे कोई भी नॉन लिविंग बॉडी नहीं है जो मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करती हो। इट इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स, ओनली लिविंग्स की यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है बेटा, इसलिए नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सो मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, in this way metabolism is a defining character, फर्स्ट पॉइंट भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट नोट किया था, करेक्टर of living organisms because it has no exceptions, because it has no exceptions। वापस से रिवाइज हो क्या रहा है, लगभग वही पॉइंट ना, तो फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट सेम है लगभग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, नाउ we have no most of the chemical reactions या केमिकल और मेटाबॉलिक reactions occurring in our body, so we can demonstrate
ट्रेट, many of them जस्ट बोला था, इनमें से जो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ में से डिफरेंट एक्टिविटी को हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। सारी को नहीं कर सकते कंप्लीट को, लेकिन मोस्टली एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। मैनी ऑफ देम इन ए सेल फ्री मीडियम, बॉडी से बाहर जो होगी वो सेल फ्री होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल मीडियम में कंप्लीट होती है, और आउट ऑफ बॉडी या आउटसाइड ऑफ बॉडी जो कंप्लीट होगी बेटा वो सेल फ्री मीडियम में होती है। सेल फ्री मीडियम और इन ए टेस्ट ट्यूब इन लैब, और जो बेटा टेस्ट ट्यूब में जो टेक्निक होती है उसको कहा जाता है इन विट्रो। इन विट्रो टेक्निक होती है जो ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रोसेस या ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको कहाँ कंप्लीट करते हों हम लोग, टेस्ट ट्यूब के अंदर कंप्लीट करते हों, किसी एपरेटस में कंप्लीट करते हों, जरूरी नहीं टेस्ट ट्यूब में ही करती हो, एपरेटस में कंप्लीट होती हो। दिस एक्टिविटीज इज नाउन एज इन विट्रो, या दिस टेक्निक इज नाउन एज ए इन विट्रो टेक्निक। और इन वीवो टेक्निक एक और यूज करेंगे आप लोग, इन वीवो टेक्निक। इन वीवो टेक्निक का मीन्स होता है विच टेक्निक दैट कंप्लीट इन साइड ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी करेंगे वो होती है इन वीवो, और आउटसाइड ऑफ बॉडी होगी, एपरेटस में जो प्रोसेस होगी उसको कहा जाता है इन विट्रो। तो ये इन विट्रो कल्चराइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास क्या नोट करेंगे, वो है दी आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना, अच्छा सेंटेंस बनेगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म performed in a test tube, यानी in vitro, is neither living or neither nor non-living। आगे हम लोगों ने बेटा कहा है, नेक्स्ट आप लोगों को क्या इसके अंदर याद रखना है कि हर हम लोगों ने कहा था ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या आपके बैक्टीरिया हो या आप लोगों के एल्गी हो, हर रिप्रेजेंट या शो करते हैं मेटाबॉलिज्म। आगे एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसका टोटल ही मेटाबॉलिज्म होता है। सम केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म नहीं बोलते, टोटल जो केमिकल रिएक्शन है उन टोटल केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आगे हम लोग बोल रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिस तरह से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हम लोगों ने ग्रोथ डिस्कस किया था, ऐसे ही मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बना सकते हो आप लोग, मेटाबॉलिज्म आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? तो एनाबॉलिज्म आप लोगों के पास बेटा जब हम लोगों ने ग्रोथ की बात की, पॉजिटिव ग्रोथ की बात की, नेगेटिव ग्रोथ की बात की, तब आप लोगों के पास आया था सिंथेटिक
एक्टिविटीज़ और एक आप लोगों के डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ आई थी। तो जो सिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एनाबॉलिक कहा जाता है और जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कहा जाता है आप लोगों के कैटाबॉलिक। तो ये अदर नेम हो गया। एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर बेटा होगा क्या कि जो फूड सब्सटेंस के सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उन सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के थ्रू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर जो फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस इज नोन एज ए फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म। इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। इन दिस एक्टिविटीज या इन दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और फूड सब्सटेंसेज है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर। लाइक डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, जैसे डाइजेशन में फूड सब्सटेंसेज के आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन देखा होगा। तो उस डाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग डाइजेशन में यही बोलते हैं फूड सब्सटेंस के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्टेशन प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। आप लोगों ने ह्यूमन के अंदर भी और प्लांट के अंदर जब फिजियोलॉजी डिस्कस की है तो उसके अंदर आप लोगों के पास बेटा रेस्पिरेशन भी आया होगा। रेस्पिरेशन में भी आप लोगों ने यही देखा होगा कि रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेज एंड ऑक्सीडेशन या आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेज एनर्जी इज रिलीज। इट मीन्स जो फूड सब्सटेंसेज की यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर। तो ग्लूकोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए सिंप्लेक्स सब्सटेंस। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो यही हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, अदर नेम। अदर नेम में आपको क्या नोट करना है, सिंथेटिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेटाबॉलिज्म simplex molecules converted into complex molecules. Example, photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिक प्रोसेस। सेकंड अदर जो अपन लोग डिस्कस करते हैं वो है बेटा आप लोगों के कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज जस्ट अपोजिट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एनाबॉलिज्म। फर्स्ट पॉइंट, अदर नेम। डिस्ट्रक्टिव activities। Next point, in this metabolism complex molecules converted into simplex molecules। एग्जाम्पल, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, बोथ आर द कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम लोग ऐसी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जिनके अंदर बोथ एक्टिविटी एक साथ कंप्लीट होती हैं। कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म टाइप की एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट होती हैं। तो वो एक्टिविटी जब जिसके अंदर कंप्लीट होंगी तो दिस टाइप मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एम्फीबॉलिज्म।
तो थर्ड अदर इज हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। एम्फीबॉलिज्म। एम्फीबॉलिज्म में क्या होगा बेटा, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कंप्लीट टूगेदर। एग्जाम्पल, रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंदर बेटा क्रेब्स साइकिल आता है। जब आप लोगों ने प्लांट में रेस्पिरेशन डिस्कस किया होगा तो वहाँ आप लोगों के क्रेब्स साइकिल आया होगा, जिसकी डिस्कवरी हेंसे क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने मसल्स के अंदर की थी, जिसको TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट के बेस पर उसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से भी इंडिकेट किया जाता था। तो जो रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर और सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल का किस में होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बोथ एक्टिविटी टुगेदर चलती रहती है। तो सो इट साइकिल इज ए एम्फीबॉलिज्म। तो क्रेब्स साइकिल एग्जांपल क्या है, क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की थर्ड प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट की है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एनी, तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, जैसे ये चैप्टर आपके फ्री होगा, सम इम्पोर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी हम देखेंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। फोर्थ अदर प्रॉपर्टी इज ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? एक सिंपल प्रॉपर्टी है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स होता है ग्रुप, फॉर्मेशन की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेल्यूलर का मीन्स होता है सेल। इट मीन्स हर लिविंग बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंपोजिशन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो सेल के थ्रू होता है। सो सेल इज ए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसलिए सेल बायो के अंदर आप लोगों ने साइटोलॉजी में भी देखा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स होती है, क्योंकि हर बॉडी का फॉर्मेशन या हर बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन सेल के थ्रू होता है और सेल ही हर बॉडी के अंदर जो फंक्शन करती हैं, जितने भी फंक्शन मेटाबॉलिक जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए या ऑर्गन जो और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा तो ऑर्गन में भी सेल होंगी, तो सेल करती है, तो फंक्शनल यूनिट है। इसलिए सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट। इसलिए ये क्या हो गई बेटा, फंडामेंटल यूनिट हो गई। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो फॉर्मेशन है या तो इफ सिंगल सेल के थ्रू हो सकता है या मोर देन 2 सेल के थ्रू हो सकता है। जब बॉडी के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का कंपोजिशन सिंगल सेल से हुआ है, उसका फॉर्मेशन सिंगल सेल से हुआ है, तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 2 सेल के थ्रू होता है, इट इज नाउन एज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इज द इम्पोर्टेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के एक तो बेसिक पॉइंट हैं, कुछ वो आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोई बात नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशंस हैं। इस सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, a living organisms
are composed of cells on the basis of number of cells. Organisms are two types. First is a unicellular organisms और second other is a multicellular organisms. फर्स्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड अदर इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जनरली जो अमीबा हैं, मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और सेल वायु के अंदर आपके पास एक यूनिसेलुलर एल्गल भी आती है, एसिटाबुलेरिया, जिसमें न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस हेमरलिंग नामक जो साइंटिस्ट था उसने आप लोगों के एसिटाबुलेरिया नामक एल्गल स्पीसीज के ऊपर ही प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके बाद प्रूव किया था कि न्यूक्लियस इज ए रेगुलेशन पॉइंट ऑफ सेल। तो वो एसिटाबुलेरिया, तो एसिटाबुलेरिया इज ए सिंगल सेल या यानी यूनिसेलुलर एल्गल स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर, तो मोस्टली प्लांट और जो एनिमल होते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्टली प्लांट्स एंड जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। हर बॉडी के लाइफ कब बनी रहेगी, किसी भी बॉडी की या किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ कब रहेगी, जब उसकी बॉडी के अंदर सेल होगी, क्योंकि सेल ही फंक्शन करेगी। यदि उसकी बॉडी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें सेल नहीं है, तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेल के अंदर अपनी जैसी न्यू सेल जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी को सेल डिवीजन बोलते हैं, जो आप लोग सेल बायो के अंदर डिस्कस करते हो उसके बारे में। तो ये एक सिंपल कैरेक्टर फीचर है लिविंग बीइंग्स का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट और लास्ट आपके लिविंग बीइंग की जो प्रॉपर्टीज आती है बेटा, वो आती हैं कॉन्शियसनेस। 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी है लास्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीन्स क्या है, कॉन्शियसनेस का मीन्स क्या है? तो कॉन्शियसनेस होता है बेटा अपने आप में हम लोग जिस एटमोस्फेयर में अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, उस एटमोस्फेयर के अंदर से कुछ हमको रेस्पॉन्स मिलते हैं। स्टिमुलाई के अगेंस्ट हम लोग जो रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं वही कॉन्शियसनेस है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आप लोग बैठे हो, सपोज करो आप लोग बैठे हो और सपोज करो मैं आपके पास एक साथ पहुंच जाऊं और पहुंचने के बाद मैं आपके एक साथ इस तरह की कंडीशन रिप्रेजेंट करूं, या आप लोग घूमने निकले, वैसे तो पेंडेमिक कंडीशन है, नहीं जा सकते घर से बाहर, लेकिन सपोज करो इच्छा करेगी घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने के बाद सपोज करो एक साथ पुलिस वाले डंडे लेके पड़ गए पीछे तक, तो तुरंत एक्टिव होते हैं ना, एक्टिव मोड पे अपन लोग जाते हैं। इट मीन्स कॉन्शियसनेस है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम जो एटमोस्फेयर से, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट से हमारे लिए कुछ रेस्पॉन्स मिलते हैं, स्टिमुलाई हमारे पास मिली। यदि सपोज करो पुलिस वाले ने डंडा किया या मैं पहुंचा और मैंने इस तरह से किया, तो आप लोग अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेज करेंगे वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, सबके अंदर कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी होती है। इट मीन्स नो एक्सेप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हर लिविंग बीइंग के द्वारा कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट की जाती है। जब हर ईच लिविंग बीइंग के द्वारा कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट की जाती है बेटा, तो इट मीन्स इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या है बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्लांट में भी होती है और एनिमल बीइंग के अंदर भी होगी। ये एबिलिटी जो आप लोगों के कॉन्शियसनेस की है, ये प्लांट के अंदर भी होती है और एनिमल बीइंग के अंदर भी ये प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। हर लिविंग बीइंग के अंदर प्लांट और एनिमल इस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों ने प्लांट ग्रोथ और हार्मोन वाला जो चैप्टर है उसमें देखा होगा, आप लोगों ने एक टॉपिक आया होगा फोटोपैराडिज्म। फोटोपैराडिज्म क्या होता है बेटा, फोटो मीन्स होता है लाइट, पैराडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन का फ्लावरिंग की प्रोसेस के ऊपर जो इफेक्ट है कि इतनी ड्यूरेशन की लाइट यदि उस प्लांट को अवेलेबल होगी तो फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी, और यदि इतनी अवेलेबल नहीं होगी तो फ्लावरिंग प्रोसेस नहीं होगी। तो वो ड्यूरेशन उसके लिए रेस्पॉन्स है, स्टिमुलाई का वर्क कर रहा है और उस स्टिमुलाई के थ्रू प्लांट रेस्पॉन्स कर रहा है। क्या रेस्पॉन्स कर रहा है कि यदि सपोज करो उसको 12 आवर की लाइट की रिक्वायरमेंट है, 12 आवर की लाइट उस प्लांट को अवेलेबल हो गई तो उस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो जाएगा। इट मीन्स वो रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करेगा। और जब उसको 12 आवर की लाइट की रिक्वायरमेंट थी, 12 आवर की लाइट उसके लिए अवेलेबल नहीं हुई और तो वो फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इट मीन्स फोटोपैराडिज्म इज ए कॉन्शियसनेस। प्लांट में फोटोपैराडिज्म कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही प्लांट मूवमेंट आती है बेटा, आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर फिजियोलॉजी में नहीं है, बाकी क्या ये फिजियोलॉजिकल टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। कि प्लांट में जैसे अपन लोग देखते हैं छुई मुई का जो प्लांट होता है, उस छुई मुई के प्लांट के हाथ लगा देते हैं अपन लोग, या कई प्लांट जैसे सनफ्लावर अपन लोग बात करते हैं तो जैसे ही सनलाइट आती है तो वो फ्लावर क्या हो जाता है, खिलता है ना, सनफ्लावर उस डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे ही सनलाइट नहीं मिलती तो वो अपन लोग देखते हैं श्रिंक हो जाता है। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए जो लाइट है वो लाइट स्टिमुलाई का काम कर रही है। जैसे उसके लिए वो स्टिमुलाई मिलेगी तो वो प्लांट रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स कॉन्शियसनेस है। कई प्लांट के अंदर वाटर के अगेंस्ट होती हैं, कई प्लांटों में किसी पर्टिकुलर केमिकल के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम लाइक एनिमल बीइंग के अंदर भी होता है बेटा। एनिमल बीइंग के अंदर क्या होता है बेटा कि एनिमल बीइंग्स जो होते हैं उन एनिमल बीइंग्स के अंदर जैसे आप लोगों के 12th एनसीईआरटी के अंदर जब आप लोग फर्स्ट लेसन ओपन करोगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर आप लोगों के पास आएगा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बेस पर अपनी लाइफ के अंदर वो कब करते हैं, कितने ड्यूरेशन तक करते हैं, उसके बेस पर हम लोग बात करते हैं कि एक वर्ड आता है सीजनल ब्रीडर और एक आता है कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं उनको कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने टोटल लाइफ टाइम तक, कंप्लीट लाइफ टाइम तक, यानी कंप्लीट ईयर में ही पूरे वर्ष भर क्या करते हो, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हो, फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है उनके लिए, तो इट इज़ नोन एज ए कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। जैसे ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सीजनल ब्रीडर्स एनिमल होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर वो सीजन कि भाई विंटर सीजन में इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा या समर सीजन के अंदर होगा या स्प्रिंग सीजन के अंदर होगा, तो वो सीजन उसके लिए स्टिमुलाई का काम करता है। उस स्टिमुलाई से उस सीजन में जब वो करेगा तो उससे वो रेस्पॉन्स दिखाएगा कि अपनी जैसी प्रोजेनी को वो क्या करेगा, इटसेल्फ प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इट मीन्स उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस एबिलिटी होती है। बात हम लोग कर रहे हैं कि प्लांट में है, एनिमल में है और ह्यूमन में भी होती है। विद एग्जाम्पल भी समझाता है अपन लोगों ने, अभी जस्ट पुलिस वाला एग्जाम्पल आप लोगों का एग्जाम्पल भी लिया था, तो उसमें हम लोगों ने बेटा देखा था कि मानव के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस की एबिलिटी होती है वो मोर होती है। ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस मोर एक्टिव होती है। इसलिए तो सबसे इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर सबसे टैलेंटेड यदि किसी ऑर्गेनिज्म को माना गया है तो मानव को माना गया है। कंप्यूटर अपनी अलग जगह बात करता है, लेकिन सबसे टैलेंटेड यदि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करेंगे तो वो ह्यूमन बीइंग है।
तो उस ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। खुद मानव, अपन कहते हैं ना यार, खुद समझदार होता है। जैसे कई बार ये कहावत भी चलती है हिंदी में, मैं इस कहावत को आपको बताता हूँ कि कई बार हम लोग देखते हैं कि अपन लोग कहीं पर गए और जाने के बाद किसी ऐसी जगह पर लोग जाके बैठ गए जहाँ कोई गंदगी, थोड़ी बहुत गंदगी होती है, तो कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो सीधा उस जगह जाके बैठ जाते हैं, वहाँ उसको साफ क्लीन नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं पहले उसको साफ करेंगे फिर बैठेंगे। तो फिर उनके लिए जो साफ सफाई करके नहीं बैठा, उनके लिए कहावत की जाती है, उनके लिए कहावत बोलते हैं कि भाई जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो भी जब बैठता है तो अपनी उस जगह को साफ कर लेता है, तो आपको कर लेनी चाहिए थी ना साफ। इट मीन्स मानव के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आनी चाहिए थी। कहने से, कई बार वो देखते हैं ना अपन लोग कहने से पढ़ने बैठते हैं, माता पिता अपन के पेरेंट्स जब बोलेंगे तब पढ़ने बैठते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद अपना एक टाइम फिक्स है, शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसा आप लोगों के अंदर अभी ऑनलाइन जो आपकी क्लासेज चल रही है, तो उनके अंदर सबका बच्चों का शेड्यूल है कि इस टाइम पे भाई वीडियो आ रहा होगा, तो मेरे को इस टाइम पे ये वीडियो, इस सब्जेक्ट का ये वीडियो मेरे को कंफर्म करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 दिन 4 दिन तक ओपन नहीं करते। आज वीडियो आप लोगों को भेजा है, उसको 5 दिन बाद 10 दिन बाद ओपन करके देखेंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत जगह ऑब्जर्व की हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। एनिमल बीइंग के अंदर मोर एक्टिव, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस जो आती है बेटा, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उन सेंसरी ऑर्गन से ही हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं, इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बीइंग के अंदर मोर एक्टिव टाइप का कॉन्शियसनेस होता है। और ये जो प्रोसेस काम करते हैं ना बेटा, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आयल पिन कभी हमारे पैर पे चुभ जाए, स्किन पे चुभ जाए, तुरंत अपन उस जगह से हाथ को हटा लेते हैं। कील वाला एग्जाम्पल भी आप लोगों ने छोटी लोअर क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो ये आप लोगों ने एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी जो डिस्कस की होगी 5th यूनिट, उसमें भी इस बात को आप लोगों ने समझा होगा ना। मस्कुलर सिस्टम जब आपके पास आया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने इस प्रोसेस को देखा होगा, किस तरह से स्टिमुलाई रेस्पॉन्स प्रोसेस होती है। तो वो इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट की तरह, जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर एक प्लानिंग होती है कि कोई मैसेज हम अपन लोग टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, तुरंत उसमें प्रोसेसिंग होती है और हमारे सामने आउटपुट निकल के आ जाता है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर या आपके मोबाइल में जो कैलकुलेटर्स होता है, उसके अंदर जैसे अपन लोग कोई ऐड करना है, सपोज कर कोई डिजिट अपन लोगों ने टाइप की, फिर उस अगली डिजिट टाइप की, प्लस ऐड का अपन लोगों ने सिंबल दिया, तुरंत प्रोसेस रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। सेम बहुत हार्ड एंड फास्ट आता है ना, ऐसा तो नहीं अभी अपन ने टाइप किया और 2-4 दिन बाद आता हो रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ही होता है, बहुत हार्ड एंड फास्ट होता है। तुरंत पिन चुभती है, तुरंत हमें पता चलता है, उस जगह से अपन लोग हटा लेते हैं उसको। ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर, अपन देखते हैं ना पैरालिसिस हो जाता है, या कई बार अपन लोग बोलते हैं कि यार पैर सो गया, तो पैर जब स्लिप हो गया तो उस समय अपन देखते हैं वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन के कम होने की वजह से उस जगह रेस्पॉन्स हमें जो मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा आफ्टर मिलता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अपन को कोई चीज़ चुभती नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो पैरालिसिस में बिल्कुल डीएक्टिव हो जाता है। और जो आप लोगों के सोने वाली कंडीशन जो अपन लोग समझ रहे थे, उस समय क्या होता है बेटा, ये कम एक्टिव मोड में क्या करता है, वर्क करता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने कॉन्शियसनेस जो आप लोगों के लास्ट प्रॉपर्टी थी उसको समझा था। तो आई होप कि आप लोगों को जितनी भी लिविंग ऑर्गन्स की प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को डिस्कस कराई है वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना। थैंक यू।